प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं हूं अनंत कुमार और जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये लेसन नंबर 3 है 7th क्लास का ज्योग्राफी में, और जिसका नाम है हमारी बदलती पृथ्वी। प्यारे बच्चों, हमने इससे पहली वीडियो में इस लेसन को आधा रीड कर लिया था। अब हम उससे आगे रीड करते हैं। अब यहाँ पर दे रखा है मुख्य स्थलाकृतियाँ। मुख्य स्थलाकृतियाँ ये स्थल की आकृतियों के बारे में यहाँ पर दे रखा है। इसको हम रीड करते हैं। अपक्षय एवं अपर्दन नामक दो प्रक्रमों द्वारा दृश्य भूमि लगातार विघटित होती रहती है। तो अपर्दन और अपक्षय के कारण जो हमारी जो लैंड है, जो हमारी जो भूमि है, वो लगातार है उसके अंदर घिसती रहती है या उसके अंदर जो है टूट फूट चलती रहती है, या उसके अंदर बदलाव आते रहते हैं। पृथ्वी की सतह पर शैलों के टूटने से अपक्षय की क्रिया होती है। तो अपक्षय की क्रिया किसके कारण होता है? पृथ्वी पर शैलों के टूटने से। भूदृश्य पर जल, पवन जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को अपर्दन कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, जो भूमि पर कुछ भी दिखाई देता है जो कि जल के द्वारा, पवन के द्वारा एवं हिम के जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा क्षय होता है, यानी कि उसका जो है घिस जाता है या टूट फूट जाता है, तो उसको अपर्दन कहते हैं। तो अपर्दन की ये डेफिनेशन यहाँ पर दी गई है। वायु, जल आदि अपर्दित पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं, फलस्वरूप एक स्थान पर निक्षेपित करते हैं। तो प्यारे बच्चों, क्या दे रखा है कि जो वायु होती है और जल होता है या पानी होता है, नदी के द्वारा या तेज़ हवाओं के द्वारा कोई भी पदार्थ होता है उसको एक स्थान से अपर्दित कर दिया जाता है, यानी उसको वहाँ से उड़ा कर या उसको बहा कर ले जाया जाता है, और वो जो पदार्थ है वो दूसरे स्थान पर चला जाता है और वो किसी स्थान पर जाकर निक्षेपित यानी कि इकट्ठा हो जाता है। अपर्दन एवं निक्षेपण के ये प्रक्रम पृथ्वी के धरातल पर विभिन्न स्थलाकृतियाँ बनाते हैं। तो जो विभिन्न आकृतियाँ जो स्थल पर बनती है वो किसके कारण बनती है? अपर्दन और निक्षेपण के कारण। तो अपर्दन निक्षेपण के कारण कौन कौन सी स्थलाकृतियाँ बनती हैं वो हम यहाँ पर देखते हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर दिया हुआ है नदी के कार्य। नदी के जल से दृश्य भूमि का अपर्दन होता है, जो दिखाई देने वाली जो भूमि है उसके अंदर परिवर्तन होता है। जब नदी किसी खड़े ढाल वाले स्थान से अत्यधिक कठोर शैल या खड़े ढाल वाली घाटी में गिरती है तो यह जलप्रपात कहती है। तो प्यारे बच्चों, ये डेफिनेशन है कि जब नदी है, यहाँ पर नीचे पिक्चर में दिखा रखा है, ये जलप्रपात का एक उदाहरण सा दिखा रखा है यहाँ पर। जब जो नदी है वो ऊपर से ये बह रही है नदी, और जब ये ऊपर से नीचे गिरती है तो इसी को ही हम जलप्रपात कहते हैं। और यहाँ पर जो है इसमें दे भी रखा है कि ये है कठोर शैल। कठोर शैल को नुकसान कम पहुँचा पाती है जल की धाराएं, और जैसे ही वो नीचे गिरती हैं तो यहाँ पर जो है ये दे रखा है कि जल की शक्ति द्वारा काटे गए मृदु शैल, जो मृदु मिट्टी के जो के बने हुए शैल है वो कट जाते हैं। मिट्टी के बने हुए जो पत्थर है या जगह है या ज़मीन है वो कट जाती है। अब यहाँ पर इसमें हम पढ़ेंगे 3 तरह के जलप्रपात दे रखे हैं। एक तो ये दे रखा है एंजल जलप्रपात, जो कि दक्षिण अमेरिका में है और वेनेजुएला में ये पाया जाता है। ये सबसे ऊंचा जलप्रपात माना गया है। इसके बाद बात करें इसके बाद है नियाग्रा जलप्रपात, जिसकी पिक्चर भी नीचे दे रखी है। नियाग्रा जलप्रपात कहाँ पर है? उत्तर अमेरिका में कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा पर है। फिर यहाँ पर दे रखा है विक्टोरिया जलप्रपात।
विक्टोरिया जलप्रपात कहाँ पर है? ये जाम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमा पर पाए जाते हैं। आगे देखते हैं, इसमें क्वेश्चन यही पूछ सकते हैं प्यारे बच्चों, एंजल जलप्रपात की क्या विशेषताएं हैं? तो एंजल जलप्रपात सबसे ऊंचा है, जो कि वेनेजुएला और दक्षिण अमेरिका में है। और नियाग्रा जो जलप्रपात है वो कहाँ पर है? वो है उत्तर अमेरिका में, कनाडा जो है वहाँ, कनाडा तथा संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा पर पाया जाता है। तो नियाग्रा जलप्रपात यहाँ पर है। विक्टोरिया जो है अफ्रीका में, जाम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमा पर है। तो यहाँ पर ये पिक्चर भी दिखा रखी है नियाग्रा जलप्रपात की। आगे हम देखते हैं, जब नदी मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश करती है तो वह मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है। किस तरह से? मोड़दार। इन्हीं नदी के इन्हीं बड़े मोड़ों को विसर्प कहते हैं। तो विसर्प किसे कहते हैं? कि जब नदी जो है वो नदी घूमती है या लैंड पर जब चलती है या प्लेन पर जब चलती है, मैदान में चलती है, तो वो मुड़ती हुई जाती है, जैसे ऐसे ऐसे सर्प की तरह ही चलती है। और ये जो मोड़ इसके हो गए, एक तो ये मोड़ हो गया, यहाँ पर अगर देखें हम, यहाँ पर भी ये मोड़ हो गया और ये भी मोड़ हो गया, इसको विसर्प कहते हैं। ये पिक्चर के अंदर भी दिखा रखा है। तो ये देखिए पिक्चर के अंदर ये विसर्प का दिखा रखा है, ये मोड़। इसके बाद विसर्पों के किनारे लगातार अपरदन एवं निक्षेपण शुरू हो जाता है। जो विसर्प के जो किनारों पर क्या हो जाता है प्यारे बच्चों, इसमें लगातार जो है अपरदन और निक्षेपण शुरू हो जाता है। विसर्प लूप के सिरे निकट आ जाते हैं। समय के साथ विसर्प लूप नदी से कट जाते हैं और अलग झील बनाते हैं, जिसे चाप झील कहते हैं। तो यहाँ पर चाप झील किसे कहते हैं, ये डेफिनेशन हो गई है। तो प्यारे बच्चों क्या है कि जब नदी बहती है, जब नदी इस तरह से बहती है तो इसका जो ये किनारा होता है वो धीरे धीरे कट जाता है और ये जो है नदी से थोड़ा सा अलग हटकर वो इस तरह से अलग, ये जो किनारा है ये जब कुछ समय के बाद ये अलग हो जाता है तो वो अलग तरह की एक झील सी बना देता है, एक छोटी सी झील बनाता है जिसको चाप झील कहते हैं। तो ये देखिए, ये नदी का कभी ना कभी मोड़ था, ये कभी ना कभी मोड़ था और अब ये अलग हो गया मोड़ से और ये यहाँ पर चाप झील का निर्माण करते हैं। कभी कभी नदी अपने तटों से बाहर बहने लगती है, फलस्वरूप निकटवर्ती क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है। बाढ़ के कारण नदी के तटों के निकटवर्ती क्षेत्रों में महीन एवं अन्य पदार्थों का निक्षेपण करती है। ऐसी मिट्टी एवं पदार्थों को अवसाद कहते हैं। इससे समतल उपजाऊ भूमि का निर्माण होता है। समतल उपजाऊ बाढ़कृत मैदान का निर्माण होता है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर हो गया बाढ़कृत मैदान किसे कहते हैं, ये एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन है। तो प्यारे बच्चों क्या होता है कि जब नदी जो बहती है वो कभी कभी जो है वो अपने किनारों से बाहर बहने लग जाती है। तो इससे क्या होता है कि साइड के इलाकों में क्या आ जाती है, बाढ़ आ जाती है। और बाढ़ आने के बाद कुछ समय के बाद जब नदी जो अपने साथ में कुछ मटेरियल लेके आती है तो वो वहीं पर जमा कर देती है और इससे एक समतल भूमि का निर्माण होता है या मैदान का निर्माण होता है जिसको बाढ़ के द्वारा बनाया गया बाढ़कृत मैदान कहते हैं। ये यहाँ पर बाढ़कृत मैदान भी दिखा रखा है। ये बाढ़ मैदान दिखा के जब नदी बहने लग जाती है और नदी के उत्थित माने उठे हुए जो तटों को तटबंध कहते हैं। ये तटबंध है प्यारे बच्चों, इसमें पिक्चर में दिखा रखा है, ये उठा हुआ भाग है, यहाँ पर भी उठ रहा है ना, तो ये भी जो है तटबंध कहलाता है। समुद्र तक
पहुँचते नदी का प्रवाह धीमा हो जाता है। तो प्यारे बच्चों, जब ये पर्वत से बहती है ना नदी, तो बहुत स्पीड में निकलती है, और जैसे ही ये मैदानी क्षेत्रों में आती है तो इसका भाव धीरे धीरे कम होने लग जाता है, और समुद्र के पास पहुँचते पहुँचते इसका जो भाव होता है वो बहुत ही धीमा पड़ जाता है, तथा नदी के अनेक धाराओं में विभाजित हो जाती है। जो नदी होती है इतनी धीमी गति से बहने लग जाती है, तो वो अपने साथ में अन्य पदार्थों को आगे ले जाने में असमर्थ होती है, जिसके कारण वो छोटी छोटी नदियों में तब्दील हो जाती है। यहाँ नदी इतनी धीमी हो जाती है कि यह अपने साथ लाए हुए मलबे का निक्षेपण यानी कि इकट्ठा करने लगती है। प्रत्येक वितरिका अपने मुहाने का निर्माण करती है। सभी मुहाने के अवसाद के संग्रह से डेल्टा का निर्माण होता है। अब प्यारे बच्चों, इस बात को ध्यान से हम समझते हैं कि कोई भी नदी है, जब वो पर्वत से बहेगी तो वो उसकी जो स्पीड होगी वो बहुत ही तेज़ होती है। उसकी स्पीड बहुत तेज़ होती है और वो धीरे धीरे जाती जाती उसकी स्पीड है वो कम हो जाती है, और आगे चलकर जब वो समुद्र में पड़ने वाली होती है तो वो छोटी छोटी नदियों में तब्दील हो जाती है या बढ़ जाती है, जिसको वितरिका कहते हैं। और ये साथ में अपने साथ में कुछ मटेरियल भी लाती है, और वो उसको आगे ले जाने में असमर्थ होती है, तो वो यहाँ पर इसको इकट्ठा करने लग जाती है। तो प्यारे बच्चों, ये जो होता है, ये जो यहाँ पर दे रखा है, ये जो पोर्शन है, ये मुहाना हो गया, ये मुहाना हो गया, ये मुहाना हो गया, ये मुहाना हो गए, ये अलग अलग मुहाने हो गए। अब हम यहाँ पर पिक्चर में भी देख लेते हैं इस चीज़ को। पिक्चर में दे रखा है, ध्यान से हम देखते हैं कि ये जो नदी दे रखी है, ये मुख्य नदी दिखा रखी है यहाँ पर। ये मुख्य नदी है जो कि दूर से आई है और जिसकी स्पीड धीमी हो गई है, और ये जो नदी है वो अलग अलग धाराओं में विभाजित हो गए हैं। जैसे इसको दिखा रखा है यहाँ पर, ये छोटी छोटी नदियों में बदल गए हैं। तो इसको क्या कहेंगे हम? वितरिका। इसको हम वितरिका के नाम से जानते हैं, जो छोटी छोटी धाराओं में बट गई है। और ये साथ में मलबा है जो क्रीम कलर का दिखाई दे रहा है, ये मलबा है, जिसके कारण ये यहाँ पर जमा हो जाता है। और इनके समूह को इस पूरी सतह को क्या कहा जाता है? इसको डेल्टा कहते हैं। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं, टाइम को वेस्ट न करके आगे की ओर बढ़ते हैं। अब हम समुद्र के बारे में बात करें। समुद्र में भी अपरदन और निक्षेपण के कारण अलग अलग तरह की स्थलाकृति बनती है। इसमें हम प्यारे बच्चों देखेंगे कि समुद्री गुफा किसे कहते हैं, तटीय मेहराब किसे कहते हैं, स्टैक किसे कहते हैं। अब हम इस चीज़ को समझते हैं। तो प्यारे बच्चों, इसमें दे रखा है कि जब अपरदन चलता रहता है, जब समुद्री तरंगे किसी चट्टान पर या शैल पर टकराती है बार बार, तो वह उसमें दरार विकसित हो जाती है, और समय के साथ साथ ये दरार चौड़ी हो जाती है, जिससे कि समुद्री गुफा का निर्माण होता है। तो यहाँ पर दिखा रखा है कि ये जो है ये समुद्री गुफा होगी, और सबसे पहले जब इसके ऊपर चट्टानों के ऊपर लगेगी, धारें लगाएंगी, तो उसके अंदर दरार, यहाँ पर दरार दिखाई दे रही है ना, ये तो इस तरह की दरार पड़ जाती है, और लगातार पड़ने से, लगातार चोट लगने से ये और चौड़ी हो जाती है, जिसके अंदर एक गुफा की तरह बन जाती है। और फिर लगातार और भी तरंगे लगती रहती हैं, तो एक मेहराब माने होता है एक गेट की तरह बन जाता है। जैसे कि हमने यहाँ पर प्रवेश द्वार दिखाई दे रहा है, इसको तटीय मेहराब के नाम से जानते हैं। फिर क्या होता है कि लगातार लहरों के लगने से, ऊंची लहरें के लगने से, ये जो ऊपर की जो दीवार है, ये भी टूट जाती है। और ये टूट जाती है तो यहाँ पर भी
ये गैप हो जाता है तो यहाँ पर इस तरह से एक स्टैक का निर्माण होता है। तो स्टैक किसे कहते हैं, तो यहाँ पर इसको समझा रखा है, ये स्टैक है। सभी को दिखाई दे रहा है और समझ में भी आ रहा है। समुद्री जल के ऊपर लगभग ऊर्ध्वाधर उठे ऊंचे शैलीय तटों को समुद्री भृगु कहते हैं। तो ऊंचे जो तटीय भाग होते हैं, उठा हुआ जो भाग होता है, उसको समुद्री भृगु कहते हैं। समुद्री तरंगे किनारों पर अवसाद जमा कर समुद्री पुलिन का निर्माण करते हैं। समुद्री पुलिन माने होता है बीच का निर्माण करते हैं। बीच के बारे में पता है, पुलिन का मतलब होता है बीच, जो समुद्र के किनारे पर होते हैं। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। हिमनद के कार्य, हिमनद के कार्य देखते हैं क्या इसमें दे रखा है। हिमनद के कार्य, हिमनद अथवा हिमानी बर्फ़ की नदियाँ होती हैं। हिमनद अपने नीचे कठोर चट्टानों से गोलाश्मी यानी गोल आकृति की मिट्टी और पत्थरों को अपरदित करती है। अपरदित माने काटती हुई लेके जाती है। गोलाश्मी मिट्टी एवं पत्थरों से भूदृश्य का अपरदन होता है। भूदृश्य का अपरदन यानी टूटना फूटना होता है। हिमनद गहरे गर्त माने होता है गड्ढे। गर्त किसको कहते हैं, गड्ढों को कहते हैं। ये हिमनद से जो है गहरे गड्ढों का निर्माण होता है। और पर्वतीय क्षेत्रों में जब बर्फ़ पिघल जाती है तो इन गड्ढों में पानी भर जाता है, जिससे सुंदर झीलों का निर्माण होता है। हिमनद के द्वारा लाए गए पदार्थ जैसे, अब हिमनदी के द्वारा क्या क्या पदार्थ लाए जाते हैं, छोटे बड़े शैल, रेत, तलछट, मिट्टी का निक्षेपण होता है, यानी कि वहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं। ये हिमनद के द्वारा लाए गए पदार्थ होते हैं जो इकट्ठा हो जाते हैं। और ये निक्षेपण हिमोड या हिमनद हिमोड का निर्माण करते हैं। तो इसमें ये दिखा रखा है, ये पिक्चर के माध्यम से भी हम देख सकते हैं। यहाँ पर इस तरह से ये हिमनद के कार्य को भी दर्शाता है। अब हम आगे बात करते हैं। पवन के कार्य, ये लास्ट पोर्शन है प्यारे बच्चों इसका। पवन के कार्य क्या है, अब हम इसको भी ध्यान से देखेंगे। ये यहाँ पर दिखा रखा है, यहाँ पर ये रेगिस्तान की पिक्चर दिखा रखी है। तो हम इससे ही समझ जाते हैं। क्या आपने कभी रेगिस्तान देखा है? बालू टिब्बे के कुछ चित्र एकत्रित करने का प्रयास कीजिए। रेगिस्तान में क्या होती है? पवन अपरदन और निक्षेपण का मुख्य कारण होती है। रेगिस्तान में छत्रक माने छतरी के आकार की, छत्रक के आकार के शैल देख सकते हैं, जिन्हें छत्रक शैल कहते हैं। तो छत्रक शैल कहते हैं जिसकी आकृति छतरी की तरह होती है। अब इस चीज़ को समझते हैं, इसका निर्माण कैसे होता है, ये क्वेश्चन में भी पूछा गया है। पवन शैल के ऊपरी भाग की अपेक्षा निचले भाग को आसानी से काटती है। ऐसा इसलिए ऐसी शैल का आधार का मतलब नीचे का जो भाग होता है, एवं शीर्ष आधार संकीर्ण एवं शीर्ष भाग विस्तृत होता है। तो नीचे का भाग तो छोटा होता है और ऊपर का भाग बड़ा होता है। तो प्यारे बच्चों एक बार इसको हम देख ही लेते हैं कि जो शैल होती है यहाँ पर वो इस तरह से होती है। इसका जो भाग होता है वो नीचे का तो भाग, मिट्टी जो होती है वो नीचे के भाग से यहाँ से उड़ा कर ले जाती है और ये इस तरह से आकृतियाँ बनाती है। तो ये एक तरह से छतरी जो होती है उस तरह की आकृति यहाँ पर बन जाती है, जिसको छत्रक शैल कहते हैं। तो छतरी ऐसी होती है ना, ये ऐसी, तो इस तरह से वो बनाते हैं। अब आगे हम देखते हैं।
कि इसका जो नीचे का भाग हो गया वो तो संकीर्ण माने छोटा हो गया, और बड़ा ऊपर का भाग विस्तृत यानी कि बड़ा माना जाता है। पवन चलने पर यह अपने साथ रेत को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाती है। तो जब पवन चलती है, जब हवा चलती है, तो वो अपने साथ में रेत को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाती है। जब पवन का बहाव रुकता है तो ये रेत छोटी पहाड़ी बनाती है, जिसे बालू टिब्बा कहते हैं। भाई जब पवन चलेगी तो अपने साथ में रेत लेके जाएगी, और जब पवन रुक जाएगी या हवा मंदी पड़ जाएगी तो वो सारी मिट्टी को गिरा देगी, जिससे छोटी पहाड़ी बनती है, जिसको बालू टिब्बा कहते हैं। ये टिब्बे दिखा रखे हैं पिक्चर के अंदर, छोटी छोटी पहाड़ियाँ। जब बालू के कण महीन माने छोटे और हल्के होते हैं तो वायु उनको उड़ाकर अत्यधिक दूर ले जाती है, और जब ये बालू के कण विस्तृत क्षेत्र में निक्षेपित माने इकट्ठे हो जाते हैं तो इसे लोएस कहा जाता है। और चीन में विशाल लोएस के निक्षेप पाए जाते हैं। तो चीन जो देश है वहाँ पर सबसे ज़्यादा लोएस यानी कि जो मिट्टी के बालू के कण के द्वारा बनाए गए जो मैदान होते हैं वो मिलते हैं। तो प्यारे बच्चों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये लेसन समझ में आया होगा। अब हमारा ये लेसन कंप्लीट हो गया है। तो मेरा प्रयास हमेशा यही रहेगा कि आपको एक एक लेसन बारीकी से समझ में आए। तो अगर आपको ये लेसन समझ में आया है तो आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका नाम है जीके विद अनंत गौड़। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग।